हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरू टाइगर 2501। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे मित्रों को शेयर करें। हम लोग मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस वायरलेस एएसआई रेडियो ऑपरेटर का लेकर आया हूँ। इस टेस्ट सीरीज की बहुत बड़ी खासियत बात ये है, जो बच्चे हिंदी मीडियम और माध्यम में जो भी कंफर्ट फील करें, दोनों लैंग्वेज में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। ये आप मार्केट में खोजिएगा, कहीं भी आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? दैट मीन विच कंट्री हैज वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल्स। तो इसकी बात हम करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। कौन जीता है? भारत इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या किया था? न्यूजीलैंड को 56 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत गया है। दूसरी इसकी बात करते हैं, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था, भारत और श्रीलंका ये दोनों मिलके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? टाइम का बिना गवाए इसका सीधे आंसर हम लोग आएंगे, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? कोई भी सिक्का वगैरह जो होता है, अपवर्तन के कारण पानी के अंदर पेंसिल डाल दिए, पेन डाल दिए, कोई ऑब्जेक्ट्स डाल देते हैं आप, तो क्या होगा? ऊपर वो उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटिंग फनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटिंग फनल। एक बात यहाँ पर करते हैं, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला पूछता है तो इसका ये हो जाएगा CCl4। क्या हो जाएगा? CCl4। CCl और 4, ये हमारा रासायनिक सूत्र हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक धातु, वेट कीजिएगा। हाँ, एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह क्या है? और मेटल विच इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु, जो ये क्या है? एक अधातु है। ब्रोमीन को अधातु हम लोग बोलते हैं। अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। क्या बोले? ब्रोमीन एक ऐसा क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर दाब क्या रहता है? द्रव अवस्था में होता है। पारा की बात कर लेते हैं। पारा क्या होता है? मरकरी एकमात्र द्रव धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप से ऊपर के ताप पर फॉसियन, गैसियन, सीजियन और रूबिडियन तत्व, ये सब जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कुल 6 तत्व ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तापमान मिश्रण पर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प का मतलब ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स पेयर हैव अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़हल तथा सरसों। ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उभयलिंगी पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को महत्वपूर्ण उद्देश्य से रूप में पेश किया गया था?
तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग 5 ईयर प्लान्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस एज ए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का ये है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सा है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? परिवार नियोजन की अवधारणा को पेश किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो है 1952 में पेश किया गया था। क्या बोले? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से लेके 74 तक। क्या बोले? 1969 से लेके 74 तक है। ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। अगर पांचवा डी.आर. गाडगिल मॉडल पर क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को आधारित है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? Who among the following is known as father of green revolution? तो ये सभी बच्चों को पता ही होगा। इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, गाडगिल सूत्र का संबंध डैश से है। ठीक है, गाडगिल सूत्र का संबंध किससे है? तो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ये राज्य के बीच केंद्रीय सहायता का वितरण। क्या बोला? राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता। मानते हैं कि किसी राज्य को केंद्रीय सहायता प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो केंद्र क्या करता है? किसी तरह का बीच में फिनेंशियल इशू आ जाता है तो केंद्र सरकार क्या करता है? राज्यों को सहायता पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस अमंग द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक बात किया है, गाडगिल सूत्र का संबंध जिसे बताया है, तो ये संविधान के भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक केंद्र राज्य वित्तीय उधार स्वामित्व संविदा उत्तरदायी संपत्ति का अधिकार आदि से संबंधित की चर्चा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो चर्चा है भाग 12 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? तो क्वेश्चन क्या है? रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? तो रोलिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या गया था? रोलिंग योजना को अपनाया गया था। व्हेन वाज द रोलिंग प्लान्स एडॉप्टेड? आफ्टर द 5 ईयर प्लान्स। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार, राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? ठीक है, तो राज्य उत्सव जो पर ये है त्योहार है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि राज्य उत्सव है क्या। राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के उड़ीसा राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। ठीक है, रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारीत्व का जश्न मनाया। जैसे ही मानसून शुरू होता है इस उत्सव को मनाया जाता है। उड़ीसा की कुछ अन्य त्योहार है, कलिंग महोत्सव हो गया, चंदन यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, माघ सप्तमी हो गया, छठ उत्सव हो गया, नुआखाई हो गया, छतर जाता यात्री। ये सब क्या है? वहां का कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लियाकत अली दिल्ली। लियाकत अली दिल्ली ये गलत है। रानी लक्ष्मीबाई, ये क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई ये थी जो कि झांसी से लीड करती थी, ये सही है। नाना साहेब ये क्या है? कानपुर से लीड करते थे। कुंवर सिंह ये क्या है? बिहार से लीड करते थे। और जैसे इनकी बात कर रहे हैं कि लियाकत अली क्या है, ये हमारा आंसर गलत है। लियाकत अली, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। लियाकत अली
इलाहाबाद बनारस से लीड करने वाले व्यक्ति थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 1930 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? 1913 में पटना के राजभवन के जो आधारशिला है कौन से वायसराय रखा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायसराय हार्डिंग। वायसराय हार्डिंग। ओके, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला वायसराय हार्डिंग ने रखी थी। 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड चार्ल्स बैरन हार्डिंग द्वारा पटना के राजभवन, उस समय गवर्नमेंट हाउस बिहार लोक भवन नाम से जाना जाता था, इस इमारत को न्यूजीलैंड के वास्तुकार जे एफ मुर्निगस ने डिजाइन किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन भी हो जाएगा अगर पूछता है एग्जाम में तो, लेकिन एक बार दिमाग में रख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि इस इमारत को न्यूजीलैंड के वास्तुकार जे एफ मुर्गिन्स ने इसको डिजाइन किया था। और 3 फरवरी 1916 का इसका क्या किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए इस पॉइंट्स इसके लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये सबको पता ही होगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। ओके, अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which river originated from the Satpura range and flowed toward the Arabian Sea? सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ताप्ती नदी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ताप्ती नदी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड WTO का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ द WTO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इसका रोहतासगढ़। क्या इसका आंसर हो जाएगा? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ राजस्थान में स्थित नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहलुम शहर के पास स्थित है। क्या बताएं? रोहतासगढ़ ये राजस्थान में ना होकर कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जहलुम शहर के पास स्थित है। ओके, चलिए फिर जब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स रिसोर्सेज इज फाउंड इन द कैमूर बिहार? बिहार में कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? चूना पत्थर। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? ये देखिए किसी न किसी एग्जाम में ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन के प्रतिशत पाए जाते हैं? विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिजोरम। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी परसेंटेज की बात करते हैं। भारत के मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य निम्नलिखित है। मिजोरम में क्या है? 80। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिजोरम में क्या है?
85% 85.34% है। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 78.67, कितना बोले 78.67, ठीक है। और तीसरा क्या है, मेघालय की बात करते हैं, मेघालय 3 नंबर पे है, फिर उसके बाद मणिपुर 4 नंबर पे है, नागालैंड 5 नंबर पे। तो ये टॉप 2 आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अब आ गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, सॉरी क्वेश्चन दोबारा बोले, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का, इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले क्या है, कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है, विंध्य रेंज में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, विंध्य श्रेणी में पाया जाता है। फिर क्या है, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है, तो महादेव ये सतपुरा रेंज में पाया जाता है, और इलायची के पहाड़ियाँ कार्डेमन की कहाँ पाया जाता है, सह्याद्री में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो ये ठीक है, इसका सतपुरा हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 20 का है, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है, वितरण होता है, वो अनुच्छेद 246 के तहत आता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज डन अंडर विच आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 246। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। With respect to the procedure of money bill in the parliament, which of the following statement is incorrect। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये गलत है, नहीं ये सही है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कभी नहीं कर सकता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है। संसद में धन विधेयक की कार्यवाही को संबंध में गलत, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, मतलब यही गलत हमारा हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, बल्कि वह अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। यहाँ पे याद रखिएगा, राज्यसभा क्या कर सकता है, अस्वीकार ना करके 14 दिन इसको रोक सकता है। यदि 14 दिनों के अंदर राज्यसभा धन विधेयक की स्वीकृति नहीं देती है तो वह उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अगर राज्यसभा क्या करता है, 14 दिनों के अंदर अप्रूवल या आगे नहीं बढ़ाता है, तो जो लोकसभा में जैसा डिसीजन रहता है उसी डिसीजन के अनुसार वो आगे पारित माना जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन हेतु सिफारिश कर सकती है। यदि लोकसभा उस संशोधन से सहमत हो तो सहमति सहित, अन्यथा पूर्ण रूप से जिस प्रकार लोकसभा पारित किया गया था उसी रूप में पारित हो जाता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या बोले, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक और पॉइंट है, अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एक और थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहेंगे, धन विधेयक वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से संबंधित होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? By whom among the following is the salary and the allowance of the retired judges attending meeting of the Supreme Court of India decided? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आते हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन बोले? केवला सॉरी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसके साथ साथ केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्र भूमि और पक्षी अभयारण्य। क्या बताएं कि भरतपुर में यह स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में, और यह आर्द्र भूमि और पक्षी अभयारण्य। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के पहले 2 रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एक दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया खोजा गया था। मतलब यहीं पे क्या है, एक मांसाहारी पौधा भी है, यूट्रिकुलेरिया, जिसे खोजा गया था। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 5 है। एक रणथंभौर है, केवला देव गहना राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, और फिर उसके बाद लास्ट वन है मुकुंदरा हिल दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए यहाँ पे देख लें। यहाँ पे तो अभी तक 24 क्वेश्चन हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस भू वनती परिणाम स्वरूप बलित हिमालय के रूप में निर्माण हुआ है? That means which of the following geosynchronized resulted in the formation of the folded mountain or folded Himalayas? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर 33 जियो सिंक्लाइंस हो जाएगा, 33 भू अनिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए फेमस है। तो देखिए, रानीगंज और तालचर की अगर बात बोलता है कि कहाँ पे है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। रानीगंज एंड द तालचर माइनिंग एरिया फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोल। किस लिए की फेमस है? ये कोल के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है, खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, रानीगंज और तालचर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज, पहल से अगर पूछता जाता है भारत का सबसे पहला कोयला जो खान है, मतलब कौन सा? रानीगंज है, जिसका उत्खनन कार्य मैसेज समनेर और हिटली द्वारा 1774 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भारत में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुछ कोयले 98% भाग पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चवाच लक्षण पाए जाते हैं? इन विच geomorphic division of India are the relief features कोटली दून एंड पाटली दून फाउंड? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, हिमालय पर्वतमालाएं, हिमालय माउंटेन रेंज में इसको क्या किया जाता है? ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नाना साहेब, क्या है क्वेश्चन नंबर 28? नाना साहेब का मुख्य सेनापति कौन था?
इसका आंसर ताता तोपे। नाना साहेब का कौन था मुख्य सेनापति? ताता टोपी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? Where was the capital of the Maurya Empire during the region of Ashoka? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर उज्जैन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अकाराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था? ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज नोन एज द अकाराध्यक्ष? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि के प्रभारी नहीं, लो के अधीक्षक नहीं, बाजार के अधीक्षक नहीं, खानों के अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ द माइंस। हाँ, इसका क्या हो जाएगा आंसर? यही हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, खानों के अधीक्षक इसको माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर मथुरा हो जाएगा। वेयर विल इंडियन फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बी एस्टैब्लिश? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मथुरा। और क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, टैट ओल्वा का ऑर्डर किस देश का सबसे प्रतिष्ठित, क्या बोले, टैट ओल्वा का ऑर्डर किस देश का सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन पुरस्कार जिसे ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयूज ने वापस लौटा दिया है? ऑर्डर ऑफ सेंट ओल्वा इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीस टाइम्स अवार्ड ऑफ विच कंट्री विच वाज रिटर्न बाय द ब्रिटेन फॉर्मर्स प्रिंस एंड्रू? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे का क्या है? टैट ओल्वा का ऑर्डर, ये जो है बहुत आगा फेमस अवार्ड से, जो कि इसे हाल ही में लौटा दिए हैं, इनके द्वारा? ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयूज ने। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, क्या बोले, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य 3 सूत्र कौन है? व्हाट आर द मेन 3 पिलर्स ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, लोग, ग्रह और प्रगति, पीपुल, प्लैनेट्स एंड द प्रोग्रेस, पीपुल, प्लैनेट्स एंड प्रोग्रेस। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, युवा चुनौती का मुख्य लक्षण समूह क्या है? युवा चुनौती का मुख्य लक्षण समूह क्या है? व्हाट इज द मेन टारगेट्स ग्रुप ऑफ द युवा चैलेंजेस? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13 से 21 वर्ष की युवा, यूथ एज ऑफ 13 to 21 ईयर, यूथ एज ऑफ 13 to 21 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आते हैं, सहकार टविन नामक पहल किस मॉडल के सफल प्रयोग से प्रेरित है? द इनिशिएटिव नेम सहकार is inspired by the successful experiments of which model? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा केरल साबरी। क्या आंसर हो जाएगा? केरल साबरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 35 तक ही आज इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगले वीडियो में आएगा। आप लोगों को पसंद पड़े तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो भी मैं इसको पूरा करने वाला था, लेकिन कुछ अचानक से जरूरी काम आ गया है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।